क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट देखते हैं तो उसमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट जो है, हाँ अच्छा ये आया हुआ है उसका। ये जो चार्ट वगैरह जो बनाते हैं ना, बार चार्ट होता है, सिंपल चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। आप लोग अगर अपने 2017 या 18, अभी मेरे पास एक सेकंड में अपनी बुक में मैं देखता हूं कि 2018 में देखें, ये आप लोगों का एक आया हुआ है, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, ये 2018 के पास पेपर्स के अंदर आया हुआ है, दैट इज पाई चार्ट। ओके, तो इस दफा उन्होंने जो मॉक एग्जाम के अंदर जो दिया है, ये इन्होंने सिंपल एक बार चार्ट इसको कहते हैं। इन्होंने एक मल्टीपल चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, वो आप लोगों ने ये बतानी है। अच्छा, वो कहते हैं ड्रॉ कंपोनेंट्स ऑफ बार चार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपने इसका एक चार्ट आप लोगों ने जो बनाना है। चार्ट जी क्या, सबसे पहले मैं उसकी इंफॉर्मेशन में लिख लूं। इसने कहा अब ये अर्न्स लिखा हुआ है, सॉरी मुझे अर्न्स का आइडिया नहीं कि अर्न्स क्या है। अगर आप में से किसी को आइडिया हो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। व्हाइट, हम लोग मतलब है देते थे, हम लोग इसको लिख देंगे अर्न्स को व्हाइट, रेड और ब्लू। अच्छा जी, अर्न्स जी कह रहा है जी, ये आप इसको कंपनी तो आप कह लें कि ए कंपनी है, बी कंपनी है और सी कंपनी है, या आप इसको किसी भी प्रोडक्ट के आप लोग को टाइप आप कह सकते हैं। उसके जो व्हाइट के जो 50 है, और इसी तरह इसके बी के जो व्हाइट है वो 20 है, और सी के जो व्हाइट है दैट इज 30। अच्छा, ए के जो रेड है दैट इज 20, और जो बी के हैं दैट इज 40, और सी के जो है दैट इज 70। ओके, ए के जो ब्लू है 60, 10 और 40। ये हमारे पास एक चार्ट गिवन है। अब इस चार्ट की हेल्प से अब हम लोगों ने इसको ड्रॉ हमने करना है। ड्रॉ अब हम लोग कैसे करेंगे जी, ये देखें कि आप लोगों ने इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोगों ने इसके लिए बनाने हैं। अभी जगह कम होने की वजह से मैं इसका चार्ट में छोटा में बना रहा हूँ। अच्छा, देखें ये जो कंपनीज जो गिवन है ना, वो यहाँ पे आ जाएंगी अर्न्स। ये हमारे पास एक है ए है, एक है बी है, और एक है सी है। ये सी है, ठीक है। और ये जो दूसरे इसके वैल्यूज जो गिवन है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वैल्यूज। इसको फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं। 50, 20, 30, 40 है। इसमें देखें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 70, तो हम इसको 70 तक ले जाएंगे। कैसे? 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है, अब मुझे ये बीच में हो सकता है कोई एक मुझे रेज भी करना पड़े, क्योंकि मैंने 70 तक जाना है और 70 आप अच्छा चलो सी में रहा है वो देख लेते हैं। अब ए जो है, ए जो अर्न है, ए अर्न देखें वो आपके पास व्हाइट में कितना आ रहा है 50 तक जा रहा है। ठीक है, यानी कि अब मैं व्हाइट को अब मैं शो कर रहा हूँ। व्हाइट कैसे अब आप लोगों ने जी शो करना है, इसको पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अब मल्टीपल चार्ट है। मल्टीपल चार्ट मतलब ए जो है, ए में अब आप लोगों ने इन तीनों को शो करना है, व्हाइट, रेड और ब्लू को। बी में भी आपने व्हाइट, रेड और ब्लू को आपने शो करना है। सी में भी आपने व्हाइट, रेड और ब्लू को आपने इकट्ठा आपने शो करना है। कैसे? ए में आप देखें व्हाइट कितना है 50, ये देखें 50 है, यहाँ पे है ये 50 यहाँ पे आ रहे हैं इस पॉइंट के सामने। ये देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट में एक लगा लेता हूँ, मैं इसको ऐसे मैं शो कर देता हूँ। ये ए के साथ इसको मैंने शो कर दिया कि ये ए में व्हाइट को, आप लोगों ने इसको स्केल से आप लोगों ने बनाना है। ये क्या है जी, दैट इज व्हाइट। ठीक है, और इसी तरह रेड कितना है 20। अब रेड जो 20, अब आप लोगों ने ख्याल ये रखना है, आप लोगों ने इस लाइन को अपने साथ आपने मिलाना नहीं है। ये आप लोग क्लॉस बाउंड्रीज नहीं बना रहे। जैसे आप लोगों को मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सिखाया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर आप लोग बनाते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर आप लोग इसको लाइन को साथ मिलाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग 2017 का 2018 का अगर आप लोग पेपर देखोगे उसके अंदर आपका 2 क्वेश्चन आया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी आया हुआ है, हिस्टोग्राम भी आए हुए हैं, पिक्टोग्राम भी आए हुए हैं। ये आपके स्टैट का पोर्शन आ जाता है। तो उसमें हम लोग इसको लाइन को साथ मिलाते हैं। इसमें आपने नहीं मिलाना, ये आपका बार चार्ट है। ये 20 पे आपने इसको शो करना है, यानी कि आप इसको यहाँ से आप लेके
ये एंड तक आप ले जाएं। ये कौन से हैं जी? ये है जी रेड। और ब्लू में कितने हैं? 60। ये ब्लू आप 60, अब यहां से आप स्टार्ट अप ले लें, ये बिल्कुल 60 के सामने, या आप इसको आप शो करें आप। ये कौन सा हो गया जी? ब्लू। ये देखें, ये ए का, ये आपके बार चार्ट आपके एक जो थे वो आपके कंप्लीट हो गए। अब हमारी बारी है बी। बी की क्या क्या है? 20, 40 और 10। 20 कितने जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा 20। ये कौन से थे? 20 व्हाइट थे। इसी तरह बी के 40 है रेड। रेड है जी 40, वो यहाँ पे जो आ जाएंगे इसके बिल्कुल 40 के सामने देखें, ये यहाँ पे कर दें। अब बेशक इनमें इतना ज्यादा गैप ना दीजिएगा, इनको बेशक साथ साथ मिला, लेकिन लाइनों को साथ साथ मिलाना नहीं, लाइन अलग अलग रखनी है। ये है रेड, और ब्लू में कितना है? 10 है। ये देखें इसके साथ ये जहाँ पे आ जाएगा, ये ब्लू। ठीक है। अब सी के हैं, सी की कॉलम कौन कौन से है? व्हाइट है 30 पे, व्हाइट है 30 पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 30 के बिल्कुल सामने, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट, ये आ गया व्हाइट। अब दूसरा है रेड, रेड 70 पे चला गया, अब 70 अब यहाँ पे अब आएगा तकरीबन। मैं इसको थोड़े से फासले में बना रहा हूँ क्योंकि बीच में वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये 70 यहाँ पे आ गया, व्हाइट और ब्लू, सॉरी रेड और ब्लू कितना है? 40। 40 अब इसको अब यहाँ पे आप शो कर दो, ये जहाँ पे, ये देखें आप लोगों ने ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इसको आप लोगों ने एक बार चार्ट के अंदर आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया। इसको पढ़ते हैं सिंपल बार चार्ट। ठीक है, इसको आप लोग मल्टीपल चार्ट भी बोल सकते हो क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आप लोगों ने ड्रा किया है। इसको काइंडली जी नोट कर लें, जी क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट था, यानी कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, आप लोगों के जो जो क्वेश्चन होंगे आप लोग काइंडली साथ साथ अपने पास रजिस्टर पे लिखते जाइएगा। इंशाल्लाह इस सेशन के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर्स का भी हम लोग फिर सेशन छोटा सा रख लेंगे। उसके अंदर इस टेस्ट के बारे में, सिर्फ इस पेपर के बारे में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको काइंडली इसको नोट करें, शाबाश। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ए पार्ट अब हम लोग देखते हैं जी। इसके ओके इमेज बना ली सबने, मैं इसको रेज करने लगा हूं, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। थैंक यू। ओके जी, मैं इसको रेज कर रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर उसने P ऑफ A यूनियन B उसने कहा है कि ये मुझे फाइंड आउट करके दें, जबकि P ऑफ A उसने वैल्यू दी और P ऑफ B की भी उसने वैल्यू दी है। अब P ऑफ A यूनियन B क्या है? ये आपका प्रोबेबिलिटी का आपका कंसेप्ट आपका आ जाता है। ये उसने ना, ये उन्होंने थोड़ी सी कह सकते हो कि उन्होंने अप्लाइड थोड़ी सी बीच में दे दी है। वैसे आप लोगों का जनरल एबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके जनरल आपके मैथ आपके आते हैं। अगर आप 2016 और 2020 अगर आप लोग देखो तो उसके अंदर आप लोगों के जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। ये थोड़ा सा अप्लाइड प्रोबेबिलिटी की तरफ चले गए हैं। बहरहाल हमारा काम है आपको इंशाल्लाह समझाना है इसका। देखिए उन्होंने ये कहा है कि फाइंड क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आप लोगों ने जो फाइंड आउट करना है। जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है, दैट इज 0.7 and probability of B is given, that is 0.4। अच्छा, जो अब आप लोगों ने इसमें फाइंड आउट करना है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका प्रॉपरली इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका एक प्रॉपर एक फार्मूला होता है जो कि आप बिलीव करें, मतलब मैं भी अपने मतलब स्टूडेंट्स को जो बताता हूँ ना, ये जनरल एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर ये चीज नहीं पड़ी क्योंकि ये अप्लाइड में आ जाती हैं। बहरहाल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को इन चीजों के बारे में बताएंगे। इट माइट पॉसिबल हो सकता है अप्लाइड, क्योंकि मैंने 2016 से 2020 के अगर आप लोग पास्ट पेपर अगर चेक करेंगे
कहीं पे भी आपको अप्लाइड की आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का जो एक कोर्स आउटलाइन दिए गए और उस कोर्स आउटलाइन के हिसाब से ही आपको पेपर आता है, ठीक है। आपकी इतनी जो मुश्किल चीजें नहीं आती। बहरहाल अब आप देखें, मैं अब आपको समझाता हूँ। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी आपने फाइंड, ये दो गिवन है हमारे पास, ये तो हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं गिवन, उसको हम लोग सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जो डॉट है इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई को शो करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आती है? 0.7 इनटू 0.4, ये हो गया 0.28, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वैल्यू अब आप यहाँ पे पुट कर दो, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी आप निकाल लें। दैट इज पी ऑफ ए दैट इज 0.7 प्लस पी ऑफ बी दैट इज 0.4 माइनस आपका ये आ जाएगा 0.28, ठीक है। अब आप पहले आप बेशक आप इनको प्लस कर लो, 0.7 0.4 होगा 1.1, ओके, 1.1 माइनस 0.28, इसको आप माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू, इसको माइनस आप करें 1.10 माइनस 0.28, ये आ जाएगा 10 माइनस 8 2 0, तो यहाँ पे आ गया 10 10 माइनस 2 8, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.82, आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। इसको काइंडली नोट कर लें। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग फिर एंड पे मुझे इसके बारे में आप बेशक क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, इसको पहले आप लोग नोट करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 का ये ए पार्ट था। ओके जी, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रेज कर रहा हूं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की तरफ हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है, ये आप कह सकते हो कि हमारा जो एक टॉपिक हमारा होता है कोडिंग डी कोडिंग, वो जो अपने सेशन के अंदर स्टूडेंट्स को मैं करवाता हूँ कोडिंग डी कोडिंग। ये हमारा कोडिंग डी कोडिंग 2017 में भी आया हुआ, 2019 में भी आया हुआ, और इस दफा इन्होंने स्मोक एग्जाम के अंदर भी दिया हुआ, दैट इज कोडिंग डी कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट ये क्या कहता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है, इसको आप लोगों ने गौर से समझना। स्टूडेंट्स के लिए भी काफी टफ था, स्टूडेंट्स मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि सर जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है इफ मींडर MEANDER, अब मींडर को जी क्या जी लिखा गया है? मींडर को जी कोड जी बनाया गया 4515। एमएसबी काइंडली मुझे करेक्शन कर दीजिएगा अगर मैं कहीं पे अगर कोई ना वैल्यू अगर मैं गलत लिखूं तो। 4515 459, आप काइंडली पेपर में कंफर्म कीजिएगा, यही है ना क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट? 4515 49 459 है सर। हाँ जी, ये मैंने जानबूझ के इसलिए मैंने लिखा है, मैंने कहा आपको मैं पता कर लो आप उधर बैठे में है कि नहीं। नहीं सर बैठा हुआ सर। ओके थैंक यू, सॉरी। अच्छा, अब ये जो कोड जो बनाया ना, इस कोड को उन्होंने इस कोड के अंदर उन्होंने कन्वर्ट किया। अब उनका क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि अगर ये कोड 4515 459 हो तो फिर बताएं कि मैथमेटिक्स का कोड किस तरह कन्वर्ट हम करेंगे। अब हम लिखते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का ये कोड अब कैसे बनेगा? अब देखें, सबसे पहले जो हमारा इसमें मेन जो फोकस होता है ना कोडिंग डी कोडिंग में, उसमें हमारा फोकस होता है कि हम लोगों ने ये देखना है यार ये वाला कोड किस तरह बना है, इसके अंदर क्या लॉजिक क्या लग रही है, इसके अंदर कौन सी टेक्निक लग रही है। अब सबसे पहले जरा देखिएगा, m के रेलेवेंट उन्होंने लिखा है 4, ये मैं सेपरेट में लिख देता हूं। मैं m इज इक्वल टू उन्होंने किया 4, यानी कि m को 4 के इक्वल किया हुआ है। e इज इक्वल टू 5 है, a इज इक्वल टू 1 है। चलो यार ये तो यार समझ आ जाती है यार, ये पहले डिजिट है, पहला अल्फाबेट है, ओके। n के रेलेवेंट उन्होंने 5 लिखा है। अब d के रेलेवेंट 4 आ गया,
और ई के रेलेवेंट 5 आ गया और आर के रेलेवेंट 9 आ गया। अब इसमें से जो चीजें जो आसान है ना वो क्या आसान है, मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ, बड़ी पर्सनली ये देखते हैं। a इज इक्वल टू 1 ये बहुत आसान है, यानी कि a पहले अल्फाबेट है 1 आ गया। e बहुत आसान है, e को आप काउंट अप करो, आप a b c d e, e कौन से नंबर पे आ रहा है, 5वें नंबर पे, दैट मींस ये भी मेरे लिए आसान हो गया। d, d कौन से नंबर पे आ रहा है, a b c d, d कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे, ये देखिए 4 लिखा हुआ है। e 5वें नंबर पे, ये 5 आ गया। असल मसला कहां पे बन रहा है, मसल बन रहा है एम तो यार चौथे नंबर पे आते नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम कितने नंबर पे आ रहा है, 12 और एक 13 नंबर पे जाके आ रहा है, 4 लिखा हुआ है। एन, एन एम के बाद एन यानी कि वो 14वें नंबर पे 5 लिखा हुआ। और आर पता नहीं कितने, एन एल एम एन एम एन ओ पी क्यू आर, आर कितने नंबर पे आ गया, 18वें नंबर पे। 18 को यार हाफ कर दिया, 9 कर दिया, ये किया क्या है। अब यहाँ पे अब आप लोग ये सीन चेक करें, हुआ क्या है। ये वो ऐसे है, एम को उन्होंने 4 इसलिए लिखा है क्योंकि एम आता है 13वें नंबर पे। ये देखें एम जो 13वें नंबर पे आया है, इसको उन्होंने प्लस किया है 1 + 3 = 4, यानी कि 13 का जो डिजिट आ रहा है, 13 में 2 नंबर आ रहा है 1 और 3, 1 और 3 को प्लस करके कितना होता है 4। अच्छा जो n आता है, n 14वें नंबर पे आता है। 14वें नंबर का मतलब ये है कि 14 को आप आपस में प्लस करो, 1 + 4 कितना आएगा 5, ठीक है। अब ये जो 15 आ रहा था, 15 कौन से नंबर पे आ रहा था, आई थिंक ये 18वें नंबर पे आ रहा था। इसको 18 को अगर आप आपस में डिजिट्स को प्लस करो तो ये कौन से आते हैं, 1 + 8 = 9। ये इस तरह कोड बनाया गया, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एम को क्या लिखा गया 4, इसको एज इट इज मैं लिख दूंगा 4, ठीक है। ए को लिख देंगे जी 1। अब टी को मैं छोड़ देता हूँ, टी को वो हम लोग फिर बाद में देख लेते हैं कि टी को जैसे आर को हमने लिखा है ना, टी को भी हम लोग पे लिखते हैं। पहले हम लोग आसान कर लेते हैं, एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 8वां नंबर। यानी कि इसमें जो जो नंबर 9 या 9 से कम है उनको एज इट इज लिखा गया है। 9 से ऊपर जो भी नंबर चला गया उनको फिर आपस में उनको फिर प्लस करके लिखा। ये देखिए 9 से ऊपर गया 13, इनको आपस में प्लस कर दिया गया। 9 से ऊपर 14 इनको आपस में प्लस कर, 9 से ऊपर 18 इनको आपस में प्लस किया गया। तो जो 9 वाला नंबर वो मैं एज इट इज लिखता जाता हूँ। ई को हमने क्या लिखा था, ई को 5, ये देखिए 5। एम को अभी छोड़ दें, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये हम कैलकुलेट, बल्कि एम हम इधर देख लेते हैं, एम क्या था 4, उसने खुद लिखा हुआ है। ए का 1 हो गया, टी को भी याद देते छोड़ देते, टी अभी हमने यहाँ पे हमने लिखना है। अच्छा इसी तरह आई देखें, आई को कैलकुलेट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई क्या आ रहा है 9वें नंबर पे, 9 इसका आ गया, ये यहाँ पे इसके सामने आ गया 9। अच्छा सी ए बी सी, ये सी इधर आ गया 3rd नंबर। अब यहाँ पे हमारे जो रह गए जी टी, टी और एस। अब टी को अब हम लोग काउंट करते हैं, आर कितने नंबर पे था, 18वें नंबर पे था। आर एस टी, आर एस टी, यानी कि टी कौन सा नंबर आ रहा है, 20वां नंबर आ रहा है। 20वां नंबर, 20वें नंबर को आपको टी को आप 20वें नंबर को प्लस करो, ये आ जाएगा 2 + 0 दैट मीन जाएगा 2। इसका मतलब टी की जगह यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे भी टी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब रह गया आगे एस, एस टी से पहले आता है, ठीक है, टी से पहले एस, यानी कि एस होगा 19th नंबर पे। 19th नंबर का मतलब यह है कि आप इसको 1 + 9 करोगे जो हो जाएगा 10। अब 1 + 9 10 का मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे आप ओनली आप 1 आप लिखोगे, आगे आप 1 के आगे आप 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके डिजिट्स यहाँ पे आपके कंप्लीट आपके हो गए। हर अल्फाबेट के अगेंस्ट एक ही डिजिट आ रहा है, हर अल्फाबेट के अगेंस्ट एक डिजिट आ रहा है। तो यहाँ पे 1 + 9 आप 10 नहीं लिखेंगे, ओनली आप 1 आप लिखेंगे। तो ये कोड इस तरह बना हुआ था कि जो 9 या 9 से कम जो अल्फाबेट थे, जो कि जिनकी नंबरिंग 9 से कम आ रही थी, उनको एज इट इज लिखा गया। 9 से ऊपर जो भी अल्फाबेट जा रहे थे उनके नंबर्स, 12वें नंबर पे आ रहा है तो 1 + 2 कर दिया, 13वें नंबर पे आ रहा है तो 1 + 3 कर दिया, 14वें नंबर पे आ रहा है तो 1 + 4 कर दिया, 18वें नंबर पे आ रहा है तो 1 + 8 कर दिया।
उसके अगेंस्ट इस तरह उन्होंने ये 9 नंबर ये वाले लिखे हुए थे। आई होप आपको इस चीज की समझ आई होगी। इसको काइंडली आप लोग नोट कर लें, इस तरह आप लोगों का ये कोड बनता है। थैंक यू जी, शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 का ये था बी पार्ट। जी अहमद भाई। सर इसमें ये टी और एस क्लियर कर देगा, 2 + 0 2 और एस जो था 1 + 9 तो 10 होना चाहिए। ये देखें ना, 2 + 0 2 + 0 क्या होता है, 2 ही बनता है, इसलिए मैंने टी की जगह मैंने 2 लिखा है। 2 + 0 2 ही बनता है। ओके ठीक है सर। ठीक है, सर जो इसलिए नीचे मैं 2। एस है, अब ये जो एस है ना, एस का कितना आता है, 19th नंबर पे आता है। 19th नंबर मींस 1 + 9 10 है। अब यहाँ पे मैं 10 में नहीं लिख सकता, 1 में लिख सकता हूँ, क्योंकि आगे 0 अगर मैं लिखूंगा तो 0 का अगेंस्ट मेरे पास यहाँ पे कोई अल्फाबेट नहीं आ रहा। ओके, इसलिए ओके एस के अगेंस्ट ओनली मैंने यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यानी कि होल मैंने 10 को मैंने शो किया 1 को। ओके, ओके सर। क्योंकि जो 1 है वो यहाँ पे अब इसके अगेंस्ट में 10 को मैंने भी शो करता क्योंकि एस आ रहा है ओनली। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग चलते हैं सी पार्ट की तरफ। इसको काइंडली जी सारे स्टूडेंट्स इसको नोट करें, इसको एक इमेज बना लें, फिर क्वेश्चन नंबर सी पार्ट की तरफ चलते हैं। अहमद भाई कितना टाइम हो गया देखिएगा। अच्छा अभी टाइम है, ओके, अभी 24 मिनट्स में। जी इसको इसकी स्नैपशॉट ले, मैं इसको रेज करने लगा हूँ। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट में जी क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है अ मैन फेसेस साउथ एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। एक पर्सन है वो पहले साउथ की तरफ उसने रुख किया और 10 किलोमीटर वो चला है। देन टर्न्स वेस्ट, और फिर वो वेस्ट की तरफ चला एंड वॉक 4 किलोमीटर चला है। देन टर्न्स नॉर्थ एंड कवर 7 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप लोगों को मैंने हमेशा से आप लोगों को मैं बताता रहता हूं कि जब कभी भी इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या आप लोगों के क्वेश्चन पहले कहां पे आएगा मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को जी मैं बताता हूं। ये आप लोगों का एक है टॉपिक, टाइम डिस्टेंस वाला आपका एक टॉपिक है। ये जो मेरे पास जो टाइम डिस्टेंस वाला टॉपिक है, टाइम डिस्टेंस ट्रेन प्रॉब्लम्स, इनके अंदर आप लोगों का ये क्वेश्चन किस किस में जी आया हुआ ये देखें। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 देखें। क्वेश्चन नंबर 32 किधर आया हुआ है, 32 आया हुआ है 2017 में, और क्वेश्चन नंबर 33 कब आया, 2018 में आया हुआ है। दैट मीन्स जो आप लोगों के पास पेपर्स के अंदर भी आप लोगों को क्वेश्चन ये मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये उसी क्वेश्चन की तरह 2017 और 18 में जिस तरह क्वेश्चन आया उसी क्वेश्चन की तरह हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर हम लोग डायरेक्शंस को लाजमी शो करते हैं। देखें ये डायरेक्शन आप लोग इस तरह शो करते हैं, हमेशा टॉप पे यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, और जो भी पर्सन अपना जो भी वो फासला कवर करेगा या जिस साइड पे वो चलेगा, हमेशा अपने इस पॉइंट से आपने इसको स्टार्ट लेना है। ओके, अब पहले कहता है मैन फेसेस साउथ, वो साउथ की तरफ उसने मूव किया एंड वॉक 10 किलोमीटर। साउथ की तरफ वो 10 किलोमीटर आया, तो आप पॉइंट आप छोटे छोटे लगाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी वो पर्सन वो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे उसने 10 किलोमीटर यहाँ तक उसने कवर किया। देन वॉक्स टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। देन उसने वेस्ट की तरफ उसने मूव। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर जी वो साउथ में आ गया, अब उसकी वेस्ट क्या बनेगी। हमेशा आपने इसी ओरिजिन पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट आपने रखना है, ये याद रखना है। वेस्ट यानी कि इस साइड पे बनेगी। ठीक है, 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर में इसकी रेफरेंस तो बनी जा, हाँ इसके पैरेलल ये वाला लाइन है, इसकी मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 और 4, यानी कि बिल्कुल इसके अगेंस्ट जो ये पॉइंट जो आएगा, जो इसको और इस पॉइंट को जो इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी द राइट पॉइंट। ये यहाँ पे अभी वो आ चुका है बंदा। 4 किलोमीटर मैंने इसके अगेंस्ट मैंने चेक कर लिया। फिर कहता है एंड देन टर्न्स नॉर्थ एंड कवर 7 किलोमीटर। फिर उसने नॉर्थ की तरफ उसने मूव किया और 7 किलोमीटर उसने कवर किया। 7 किलोमीटर अब कैसे, 1 2
3 4 5 6 7, यानी कि मैं इसके अगेंस्ट चलूंगा, इसके सामने। जैसे इसको मैंने चेक करने के लिए इसकी पैरेलल लाइन ली, अब इसको चेक करने के लिए मैं इसकी पैरेलल लाइन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये बिल्कुल इसके सामने 7 किलोमीटर वो नॉर्थ में आया, दैट मीन अब वो इस पॉइंट पे मौजूद है वो, ठीक है, अब वो इस पॉइंट पे वो मौजूद है। अब उसने क्वेश्चन ये किया है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था। अब हम लोग इसमें अंदर एक लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, और मैं हमेशा हमेशा स्टूडेंट्स को मैं ये एक पॉइंट में लाजमी मैं बताता रहता हूँ कि जब कभी भी इस किस्म का क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, आपकी एक ट्राइंगल आप लोगों की लाजमी बनेगी, एक ट्राइंगल बनेगी, उस ट्राइंगल से आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या है। आप देखें एक ट्राइंगल अब क्या बन गई, ये वाली देखिए, ये एक ट्राइंगल सी बन गई, ये वाली, ये इसकी एक ट्राइंगल सी बन गई, या इसको भी ले सकते हैं, या ये वाली ट्राइंगल, जो मर्जी आप लोग ले लें, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। अब ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कितना है, 1 2 3 4, ये 4 किलोमीटर हो गया, और ये इसके अगेंस्ट कितना है, 1 2 3, यानी कि ये कितना है, 1 2 और 3, ये 3 किलोमीटर हो गया। अब ये वाला फासला आप लोगों ने मालूम करना है। तो ये जैसे आपको मैं पहले मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे इसके अंदर आपकी ट्राइंगल बनेगी, और ट्राइंगल के अंदर अगर आपको 2 वैल्यूज गिवन हो और एक वैल्यू अगर आपकी मिसिंग हो, तो वहां पे आप लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक ये रियाजीदान था, उसने जो एक ये उसने एक थ्योरम दिया था, वो कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है ना, दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये जो लाइन जो होती है इसको हम लोग पढ़ते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ये हमारी होगी क्या, बेस, ये बेस है 4 किलोमीटर, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आपने x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, इसका अंडर रूट लें, इसका भी अंडर रूट लें, x इज इक्वल टू 5, दैट मींस he is 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से लेकर यहां तक उसका कितना फासला बनेगा, 5 किलोमीटर का। आप लोगों ने आंसर में लिखना है he is 5 किलोमीटर अवे या 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। आई होप एंड इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर सी का, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट था, शाबाश, इसको नोट कर लें। थैंक यू। जी अहमद भाई, कितना टाइम हो गया क्लास को? सर 9 मिनट्स आर लेफ्ट। 9 मिनट था, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ ताकि स्टूडेंट्स का ना बीच में क्वेश्चन तक रह ना जाए। ओके जी, इसको जल्दी जल्दी जी नोट करें, इसको स्क्रीनशॉट लें, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 7 का डी पार्ट। ओके जी, मैं रेज करने लगा हूँ, थैंक यू। ये हमारा ऑलरेडी 2017-18 के पास्ट पेपर्स के अंदर भी आए हुए हैं। एक आप लोग हमेशा चीज याद रखें, अपने पास्ट पेपर्स आप लोग लाजमी चेक किया करें, पास्ट पेपर्स लाजमी आप लोग चेक किया करें। ये इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट जो मंथ आ रहा है फरवरी का, फरवरी के तकरीबन जो सेकंड जो वीक होगा ना, यानी कि आप लोगों का पेपर्स आप लोगों की शायद 18 या 19 से स्टार्ट है, उससे पहले पहले जो वीक आएगा, यानी कि शायद मेरे ख्याल में वो आएगा कोई 12 को आएगा या 13-14 को आएगा, उसमें मैंने 2 दिन की मैंने वर्कशॉप एक रखनी है। वो ये आप लोगों की सिर्फ एबिलिटी की वर्कशॉप होगी, वो मैं ये अश्योर करूंगा कि आप लोग लाजमी उसको ज्वाइन करें। वो सिर्फ होगी 2 दिन की होगी, सैटरडे संडे, और 2-2 घंटे की होगी। उस वर्कशॉप के अंदर एक तो आप लोगों को जनरल मैथ्स का आपको सारा कुछ करवाया जाएगा, साथ आप लोगों को एनालिटिकल रीजनिंग भी करवाया जाएगा, और साथ आप लोगों को स्टैट का पोर्शन करवाया जाएगा। जैसे जहाँ पे आप लोगों ने चार्ट वगैरह वो बनाए थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होते हैं, पिक्टोग्राम क्या होते हैं, पाई चार्ट्स क्या होते हैं, बार चार्ट्स क्या होते हैं, वेन डायग्राम क्या होती है, वो सारा कुछ उसके अंदर सिखाया जाएगा।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट जी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के डी पार्ट के अंदर कहा जा रहा है कि a sum of money is to be distributed among A, B, C, D in proportion of 5, 2, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट है। एक सम ऑफ मनी है, कुछ रकम है, वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ए, बी, सी, डी में। ये किस रेशो के साथ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है? 5, 2, 4, 3 के साथ। 5, 2, 4 और 3 के साथ। अब उसने ये नहीं पूछा कि मुझे बताओ इसमें से ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू गिवन नहीं। उसने ये कहा है कि if C get 1000 more than D, if C get 1000 more than D, then each share will be, हर एक का शेयर कितना होगा? What is the share of A, B, C and D? A, B, C और D का शेयर कितना बनता है? अब उसने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है कि एक स्टेटमेंट यूज किया है कि C अगर D से अगर 1000 अगर ज्यादा अगर विन करे। यहाँ पे अब आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को अब आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है? अगर फॉर एग्जांपल अगर तो आप लोगों का सिंपल आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसका शेयर बताओ, अगर आपको टोटल आपका अमाउंट अगर मिलती है ना जी, सॉरी फॉर दैट। अगर आप लोगों को एक तो ये टोटल अगर अमाउंट अगर मिल जाती है कि भाई टोटल ये 50,000 आप इनमें शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो फिर तो आप लोगों ने सिंपल वही फार्मूला लगाना है जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, रेशियो डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल वैल्यू। लेकिन जब इस किस्म का क्वेश्चन दे दे जिसके अंदर वो थोड़ी पेचीदगी डाल दे, थोड़ा सा लॉजिकल कर दे, तो फिर आप लोगों ने उसको कैसे सॉल्व करना है? आप लोगों ने इसको लेट कर देना है कि लेट a इज इक्वल टू 5x, इसकी जो रेशियो 5 तो उसको 5x कर दें, b is equal to 2x and c is equal to 4x and d is equal to 3x। अब बिलीव करें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब उसने क्या शर्त लगाई? वो कहता है c get 1000 more than d, यानी कि c is equal to d plus 1000। ये आपकी इक्वेशन आपकी बनेगी, c is equal to d plus 1000, यानी कि c ने d से 1000 ज्यादा लिया है। d में जब मैं 1000 ऐड करूंगा तब जाके इक्वल हो जाएगा। आपको याद है मैंने एज प्रॉब्लम की इक्वेशन बनाई थी, एज प्रॉब्लम की इक्वेशन भी ऐसी बनाई थी कि जो हमेशा जो छोटी जो वैल्यू होती है उसमें हमेशा हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पे डी छोटी वैल्यू है क्योंकि सी ने उससे 1000 ज्यादा विन किया है, डी छोटी वैल्यू इसलिए डी के अंदर 1000 मैंने ऐड किया। सी की वैल्यू क्या है? 4x, डी की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 1000। देखिए यहाँ से इक्वेशन बनाए, यहाँ पे आप लोग एक x की वैल्यू ले लें, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सिंपल वेज में समझाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ना बने। x की वैल्यू कितनी है? 1000। x मींस a, यानी कि a का शेयर कितना बनेगा? 5 into 1000, x की जगह 1000। a का शेयर कितना बन गया? 5000। b का शेयर क्या बनेगा? 2x, 2 into 1000 means 2000। c का शेयर क्या बनेगा? 4x, 4 into 1000, that means 4000। और d का शेयर क्या बनेगा? that is 3x, 3 into 1000, that is 3000। अब आप इसको रीचेक भी आप कर सकते हो। रीचेक कैसे? उसने कहा था कि सी ने डी से ज्यादा विन किया है। सी का कितना शेयर है? 4000, डी ने कितना विन किया? 1000। आप देखो सी ने डी से 1000 ज्यादा विन किया हुआ है। यहाँ से आप इसको रीचेक भी कर सकते हो। इन दोनों के देखो, इन दोनों में 1000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। सी के 4000 है और डी के 3000 है। सी ने 1000 ज्यादा विन किया डी से। आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसको नोट कर लें, शाबाश। ये क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट था। अच्छा अहमद भाई, आई थिंक अभी क्लास एंड होने वाली होगी, आप इसको ना काइंडली आप इसको एक दफा लीव फॉर और कर दीजिएगा। पहले स्टूडेंट्स इसको जरा नोट कर लें और फिर उसके बाद मैं दोबारा क्लास में ज्वाइन करता हूँ। आप काइंडली आप सब लोगों से ये मैं कहूंगा कि आप लोग काइंडली दोबारा मुझे ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमारा बाकी है। ठीक है, 8 क्वेश्चन को भी अभी हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। यहाँ तक देखें, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इश्यू होगा, आप लोग काइंडली उसको नोट कर लीजिएगा। आप मुझसे दोबारा इस क्लास के बाद इंशाल्लाह सबको इंशाल्लाह अनम्यूट किया जाएगा, सब फिर बारी बारी को क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अहमद भाई यहाँ तक इसको सेव कर लें, इसको लीव फॉर ऑल कर दें और फिर दोबारा हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ठीक हो थैंक यू। गया सर, मैं कर लेता हूँ। थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू सो मच।